साइबर क्राइम्स के पीछे साइकोलॉजी का कितना रोल है? सिम रेंट पे चला रहे हैं अपने पॉकेट मनी के लिए। पुलिस ऑफिसर से लोग डरते हैं। सर मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं मिली? आपकी फेक प्रोफाइल लेके आपको डिफेम किया जा रहा है। अगर आप कल रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद क्या करोगे? सर डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है? कि व्हाट इज 1930? You are the creator of your own destiny. साइबर सिंघम इन दिल्ली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्या टॉक्स। मैं हूं आर्या त्यागी और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं राजेश डंडोटिया सर, हु इज एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर। हेलो सर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो। दिस इज आवर सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने पहले शूट की थी और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए और कमेंट्स भी आए और मेरे पास काफ़ी डिमांड आई कि सर को वापस से लेके आया जाए अपने चैनल पे। सो राजेश डंडोटिया सर इज़ अ पुलिस ऑफिसर हु इन्वेस्टिगेट क्राइम्स। ऑन द सेम हैंड वो स्कूल्स कॉलेजेस में जाके सेशंस भी देते हैं और अब ही इज़ ऑल्सो अ गुड साइबर सिक्योरिटी इन्फ्लुएंसर। सो इन्फ्लुएंसर के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जो अपनी वीडियोस बनाएं। सो आजकल सर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, काफ़ी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ के। और सबसे बेस्ट पार्ट इज़ उस कम्युनिटी के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी आती हैं, मध्य प्रदेश पुलिस। सर लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉडकास्ट लिया था जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज हम थोड़ा मिक्स पॉडकास्ट लेंगे जिसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपकी बायोग्राफी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका जो ये सफ़र था एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेके स्टेट सर्विसेज तक का, ये कैसा रहा? गुड इवनिंग आर्या। और मैं बेसिकली मुरैना का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश का एक शहर है, ज़िला है मुरैना। और मेरे पिताजी एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, पर बेसिकली हम कृषक परिवार से आते हैं और खेती किसानी वाला परिवार था, गांव से बिलोंग करते हैं। स्कूल में मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। मैं बिल्कुल स्कूल से भागता था और फिर मेरी पिटाई होती थी। मैं स्कूल मुझे छोड़ के आते तो स्कूल से भी भाग जाता था। अच्छा। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों डर लगता था स्कूल में। और स्कूल में हमारी मैडम बहुत पिटाई करती थी तो मेरा स्कूल में शुरू से ही मन नहीं लगा। बड़ी मुश्किल से घर वाले मुझे छोड़ के आते थे स्कूल में। तो स्कूली लाइफ ऐसी रही। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेट में बहुत फोकस था मेरा। तो क्रिकेट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की। बट धीमे आप छोटे ज़िले में होते हो तो आपको बहुत अच्छा करना होता है। आपकी योग्यता बहुत अच्छी, मतलब आप बहुत योग्य होने चाहिए, तब जाके आप किसी एक इस तरह के जो गेम्स हैं, जो क्रिकेट जैसे गेम्स हैं, जो तो उसमें आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाते हो। फिर फैमिली का सपोर्ट भी होता है। तो उस समय बेसिकली जो फैमिली है, फैमिली आपको उस समय केवल पढ़ाई में ही सपोर्ट करती थी। उस समय बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आजकल ये चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। आजकल खेलोगे कूदोगे आप तब बेहतर नवाब बन सकते हो। राइट सर। तो पर पहले यही था। तो केवल स्टडी पर फोकस के लिए मतलब प्रेशर रहता था। तो उस बचपन में कभी सोचा था कि आप पुलिस ऑफिसर बनोगे? कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा था? कभी नहीं सोचा, ना कभी सपना देखा और कभी भी नहीं सोचा। मैंने फिल्में बहुत देखता था लेकिन कभी भी मैंने पुलिस का रोल कभी नहीं सोचा। तो ये कैसे फिर स्टेट सर्विसेज तक कैसे आ गए? ये चूंकि मेरी मदर तैयारी करती थी उस समय, पीएससी की तैयारी है, स्टेट सिविल सर्विसेज की। तो उस समय मुझे पॉकेट मनी के रूप में कुछ पैसा मिलता था अगर मम्मी की मदद कराता था। ऑब्जेक्टिव्स थे, क्वेश्चन आंसर थे, उनके कराता था तो 1 रुपया मिलता था मुझे 100 क्वेश्चंस का। तो वो 1 रुपया मेरी पॉकेट मनी होती थी। तो उस पॉकेट मनी से मेरा खर्चा भी चलता था। और धीमे जब आफ्टर ग्रेजुएशन फिर मुझे लगा कि अब कैरियर के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसी स्थिति में तब फिर कहीं ना कहीं वो भावना दबी हुई थी सिविल सर्विसेज वाली। तो फिर उसके लिए मैंने मेहनत की। तो फिर तीसरे अटैम्प्ट में मैंने 16th रैंक आई स्टेट सिविल सर्विसेज में। और फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकला, लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी तो मैं मेंस ही नहीं दे पाया। फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया था, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी IRS हो गया था। तो मतलब पढ़ने में बहुत फोकस नहीं था क्योंकि मैं क्रिकेट में मेरा फोकस था। लेकिन धीमे फिर मेरा फोकस शिफ्ट हुआ स्टडी में। तो फिर मुझे ये स्टेट सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो गया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया। अभी सर कितना टाइम हो चुका है आपको सर्विस में? 20 साल की सर्विस, 20 से अधिक की सर्विस हो चुकी है। 2002 बैच का हूँ। ओके। सो जब भी कोई पुलिस ऑफिसर बनता है तो सबसे पहली चीज़ आती है एनकाउंटर्स।
एनकाउंटर्स कितने रहे हैं सर अब तक आपके? लगभग 5-6 एनकाउंटर्स रहे हैं। एनकाउंटर्स की कोई जर्नी बताइए सर। पहला एनकाउंटर जब मैं एसटीओपी अटेर था, भिंड में था, एनकाउंटर हुआ था। 2 लोग थे, तो उनका एनकाउंटर हुआ था, डकैत जिन्होंने किडनैपिंग कर ली थी। और वो पकड़ बोलते हैं उसको, जिसको जो विक्टिम होता है, जिसका किडनैप किया जाता है, उसको पकड़ बोलते हैं। तो पकड़ को किडनैप कर लिया था। उसके समय एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें दोनों डकैत मारे गए थे। उसके बाद फिर एक एनकाउंटर और हुआ जिसमें कि मेरे गनमैन को गोली लगी थी, वो घायल हो गया था। वो अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, बट फिर उसके बाद खेल नहीं पाया, बट प्रमोशन हो गया था उसका। बट वो एनकाउंटर भी सफल रहा था। उसमें डकैत जो सरगना था उसको हमने मार गिराया था भिंड में ही। और उसके बाद एक ग्वालियर में सिटी एनकाउंटर हुआ था। उसमें सिटी एनकाउंटर में भी एक था, गुंडा था, उसको भी उसका एनकाउंटर हुआ था। तो इस तरह से ये 5-6 एनकाउंटर्स लगभग रहे हैं। सर फर्स्ट एनकाउंटर का कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक हाथ कांपे थे गोली चलाते हुए? ये सब चीज़ें रहती है आप जब फर्स्ट टाइम रहते हो, बट चीज़ें वो कंडीशन में होती चली जाती हैं। आप अगर इधर इस तरफ देखोगे, अगर आप तस्वीर की दूसरी तरफ देखोगे, और नहीं मैं समझा पा रहा हूँ, मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आप एक एंड देखोगे तो आपको दूर से देखोगे तो लगेगा कि कैसे एनकाउंटर हुआ, लेकिन जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो तो चीज़ें होती चली जाती हैं। तो वो अपने आप होती चली गई। शुरुआत में चीज़ें थोड़ी सी सहज नहीं था। सहजता लाने में आपको प्रैक्टिस करनी होती है। आप किसी भी कार्य को सहज रूप से तब कर पाओगे जब आप उसके लिए प्रैक्टिस करोगे। राइट। तो धीमे धीमे आप बार बार उसको करोगे, अभ्यास करोगे। तो बार बार जब चीज़ें होती रही, कुछ एनकाउंटर्स ऐसे रहे जिसमें कि पकड़ लिया उसको जीवित, कहीं पैर में गोली लग गई, तो इस तरह के एनकाउंटर्स भी रहे। तो निश्चित रूप से थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि आपको सहज होने में थोड़ा समय भी लगता है, अनुभव की भी ज़रूरत होती है और अभ्यास की भी ज़रूरत होती है। धीमे धीमे करके फिर परिस्थितियाँ ऐसी रहीं और फिर मैं थोड़ा सा सहज हो गया था इन परिस्थितियों में। सर मैंने जो टैगलाइन स्टार्टिंग में बोली, साइबर सिंघम इन दिल्ली, मैंने इसलिए बोली कि पहले आप फिजिकल क्राइम्स पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते थे, अभी आप साइबर क्राइम पे आ रहे हैं, और साइबर क्राइम पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सेशंस देते हैं, लोगों को अवेयर करते, जागरूक करते ज़्यादा से ज़्यादा। आई गेस यू आर दी फर्स्ट ऑफिसर जो इतने सारे काम एक साथ कर रहा है। आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप वीडियोस भी बनाते हैं, और आप जितना मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल हो सकता है आप उसके अकॉर्डिंग अवेयरनेस फैलाते हैं। तो सर फिजिकल क्राइम से साइबर क्राइम में की कहानी क्या है आपकी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मेरे सेशन हुए, लगभग 460 के करीब सेशन हुए हैं। तो 460 सेशन कोई बड़ी बात नहीं है जी, लेकिन अगर आप फील्ड में पोस्टेड है, उसके साथ सेशन कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो भी लगभग 2.5 साल का समय में। मैं एडिशनल एसपी ग्वालियर था, तब से मैंने शुरू किया था, और अभी एडिशनल एसपी इंदौर हूँ, क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी इंदौर। तो मैं लगातार कंटिन्यू किया हुआ है, ये मेरा पैशन है। मॉर्निंग में कोशिश करता हूँ जल्दी का स्लॉट मिल जाए मुझे, सुबह 7 बजे का असेंबली में चला जाऊँ, स्कूल के 8 बजे मिल जाए, या फिर इवनिंग में कोशिश करता हूँ 7 के बाद मिले, जिससे ऑफिस और फील्ड का वर्क अफेक्टेड ना हो। क्योंकि जब मैं ग्वालियर में था तब एडिशनल एसपी ग्वालियर था, क्राइम ब्रांच प्लस एडिशनल एसपी ईस्ट का भी चार्ज था, फील्ड का भी मतलब डबल चार्ज में था। उसके बाद ही मैंने 133 सेशंस वहाँ किए थे। उसके बाद फिर कंटिन्यू किया वहाँ इंदौर में आके, तो लगभग 1.5 साल में इंदौर में भी लगभग 300 प्लस सेशन कर लिए, तो कुल मिलाकर 460 सेशन के करीब हो गए। अभी इंदौर में कितना टाइम हुआ है सर आपको? अभी मुझे 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में आपने 300 से ज़्यादा सेशंस कर चुके हो इंदौर में? 30 सेशन कर लिए लगभग। तो ये निश्चित रूप से फील्ड के साथ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगेन अगर आपके अंदर पैशन हो तो आप फिर आप काम को कर पाते हो। तो मेरे अंदर ये पैशन है। अब ये मेरी ड्यूटी का पार्ट नहीं है, ये मेरे स्वयं का पार्ट बन चुका है लाइफ का। मैं कहीं भी रहूँगा, मैं इस काम को जारी रखूँगा, क्योंकि एक बात को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ मैं कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस इज द बेस्ट इफेक्टिव मेजर। तो वो मैं करता रहूँगा। और रही बात इस यात्रा की, को 2022 में जब एडिशनल एसपी ग्वालियर था मैं, तो लगभग 15 से 20 कंप्लेंट्स आती थी पर डे। चूँकि साइबर क्राइम में जो क्राइम ब्रांच होती है उसका साइबर क्राइम एक पार्ट होता है, तो लोग 15 से 20 कंप्लेंट आती थी। तो मैं सोचता था कि इतनी कंप्लेंट्स क्यों आती है। फिर एक घटना हुई कि एक सुसाइड फैमिली ने, चारों लोगों ने सुसाइड कर लिया, पति पत्नी ने अपने दोनों बच्चों के साथ। एक उनके साथ स्टूडेंट लोन का वो ऐप डाउनलोड कराया और उससे फिर उनके वीडियो फोटो बन गए। तो सोशल ह्यूमिलिएशन इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन इतना ज़्यादा होता है इस अपराध में, तो कहीं ना कहीं वो
सेक्सटॉर्शन का भी शिकार होने लगे थे। तो परेशान हो गए थे उनके फ़ोटो वीडियो को वायरल करने के लिए, तब फिर वो उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। अगर वो ये जानते कि ये साइबर फ्रॉड है तो कभी सुसाइड नहीं करते। तो द पॉइंट हियर इज दैट, तब मेरी समझ में आया, मैं इससे काफ़ी घटना का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा मुझे, तब मुझे लगा कि ये करना होगा, ये करना होगा। तो फिर मैंने वहाँ से मैंने शुरू की और मैंने पूरा कोशिश की कि पर डे मैं साइबर क्राइम का सेशन लूँ। बट अगेन क्या होता है, कोई बड़ी घटना हो जाती थी तो फिर 2-3-4 दिन का गैप हो जाता था। और फिर क्या होता है कि आप जब किसी काम को करते हो तो लोग भी कमेंट करते हैं, हालांकि जीवन में कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि फील्ड में कई दूसरे ऑफिसर्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि अब आजकल तो टंडोलकर साहब टीचर बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं, बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक गाना था फिल्म नास्तिक का जी, एक जगह जो बैठा रह जाएगा रास्ते का पत्थर बन जाएगा, बदला है मौसम तू भी तो बदल। क्राइम का पैटर्न बदला, ऑफलाइन से लोग ऑनलाइन आए, ऑनलाइन में डिजिटलाइजेशन होता चला गया, डिपेंडेंसी बढ़ी तो आधारभूत काम भी, जो आधारभूत काम होते हैं वो भी अब इसके जरिए होने लगे। चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो आपकी लाइट कनेक्शन हो, आपकी छोटी से छोटी बात, चाहे वो पानी का बिल हो, नगर निगम का बिल हो, अब छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपकी, इवन ई चालान भी हो गया, गाड़ी का भी बिल भरने के लिए, आपको मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए, हर एक्टिविटी आपकी ऑनलाइन हो गई, बेसिक्स आपके ऑनलाइन हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप जिस वर्ल्ड में रहते हो, अपराध उसी वर्ल्ड में होते हैं। पहले ऑफलाइन थे तो ऑफलाइन वर्ल्ड में होते थे, अब ऑनलाइन हो गए तो ऑनलाइन वर्ल्ड में होने लगे। जब अपराध ऑफलाइन में थे, वर्ल्ड में थे, मर्डर, गैंग वॉर्स, डकैत थे, तब मैं फील्ड में था 20 साल तक। लेकिन आप जहाँ अपराध होते हैं वहीं आप उनको कंट्रोल कर पाओगे। अब मैं ऑफलाइन होके ऑनलाइन अपराधों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ऑनलाइन की दुनिया में मुझे जाना होगा। तब मैंने 2022 के बाद, लगभग 23 के स्टार्ट में या 22 के एंडिंग में, मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं। सारे सब नए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को शो कर पाऊँ, अकाउंट्स इसलिए कि साइबर क्राइम के लिए अवेयर कर पाऊँ। तो मेरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं है, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए नहीं है। एक तरह से हो सकते हैं व्यूअर्स बढ़ाने के लिए भी, फॉलोअर्स लिए, वो इसलिए कि वो कंटेंट अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। लोग मुझे जाने, ये ज़रूरी नहीं है वो मेरे प्लेटफॉर्म के फॉलोअर्स ना हो, वो मेरे प्लेटफॉर्म के व्यूअर्स ना हो, उस कंटेंट के व्यूअर्स हों। तो मैंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अभी मैं लिंक्डइन पे भी आ गया हूँ पिछले 2 महीने से, यूट्यूब पर भी बनाया है और एक्स पर भी हूँ। तो मैंने ये इनका यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन लड़ने के लिए मुझे ऑनलाइन वेपन्स चाहिए। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे लिए दिखावा नहीं है, मैं अपने आप को हीरो बनाना नहीं चाहता, ये केवल मेरे वेपन्स है उस ऑनलाइन वर्ल्ड में ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स से लड़ने के लिए। तो वो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया। ऑफलाइन मैं लोगों के बीच भी गया, उन लोगों को बताया कि किस तरीके से आपको करना है, लोगों को सेंसिटाइज करना है साइबर क्राइम के लिए, क्योंकि लोगों को अभी यही नहीं मालूम कि रिपोर्ट्स कहाँ करनी है। इतना समय बीत गया, I4C ने इतना एफर्ट्स किए, MHA के द्वारा इतने एफर्ट्स किए गए हैं, बट लोगों को अभी भी नहीं मालूम है कि व्हाट इज़ 1930। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ जैसे आपको याद है, उसी तरीके से आपको 1930 याद करना होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं जो पैटर्न बदला है इस फ्रॉड में, आगे आके आप देखना जितनी भी जो एजेंसियां अभी बहुत काफ़ी पकड़ रही हैं। जैसे मैंने भी आपको बताऊं, एक डिजिटल अरेस्ट हुआ, 1,60,00,000 महिला से लिए गए, फ्रॉड किया गया 3 दिन तक। 10 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट की, उसमें मैंने ऑल ओवर इंडिया से 19 आरोपियों को पकड़ा डिजिटल अरेस्ट में। रिकवरी कितनी हुई? 0। क्योंकि उन 10 दिनों में पैसा पूरा निकल के क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और बाइनेंस ऐप के जरिए पट से लाहौर ट्रांसफर हो गया। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ना। पॉइंट हियर इज दैट जब आप बॉडी ऑफेंस होता है कोई आपके साथ, तो आपको रिवेंज होता है कि मुझे मारा है इसने, इसको सजा होनी चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। पर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उसमें व्यक्ति को ये नहीं होता कि वो जेल जाए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पैसा वापस आ जाए। और पैसा वापस मिलने के लिए ये जरूरी है कि आप 1930 को तुरंत रेस्पॉन्स करें कि जो बैकएंड पे जो व्यवस्था लगी हुई है जिससे तुरंत अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या आप इन्वेस्टिगेशन के जरिए जो बाइनेंस ऐप के वहाँ जो वीडियो कॉल किए गए हैं, हांगकांग से किए गए हैं,
लाओस से किए गए हैं, और इवन एक केस में ट्रेडिंग वाले फ्रॉड में 3 करोड़ 8 लाख का फ्रॉड है, कंबोडिया से किया गया है। नो पॉइंट हियर इज दैट कि क्या आपके लिए उस आरोपी को पकड़कर पैसे रिकवर करना ज़्यादा आसान है या लोगों को अवेयर करके उनके पैसे को ब्लॉक कराना ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली अवेयर करके, क्योंकि लिमिटेशन है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, पूरी परमिशनें आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, सीबीआई नोडल एजेंसी है, हमारे स्टेट में सीआईडी नोडल एजेंसी है, उसके माध्यम से रेरोगेटरी जो होता है लेटर एलआर, हाँ, तो वो सारे सब चीज़ें एक फॉर्मेलिटी होती है, एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन आप इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप अधिक से अधिक लोगों को, और ये लोग समझ जाएंगे, जितनी भी एजेंसी हैं जो काम कर रहे हैं, कई आरोपियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेजर यही है कि आप किसी भी तरह उसको जागरूक करें, क्योंकि एक बार पैसा बाहर के देश में चला गया तो वो फिर आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर होगा। तो ऐसे में उनका एकमात्र विकल्प है, दैट इज अवेयरनेस। और आप किस किस का पैसा वापस कराओगे? अगर कोई एक केस हो तो चलो, डेली इतने फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आप एनसीआरपी का देखेंगे ऑफिशियल डाटा, तो जो उन्होंने बताया था लगभग शुरू के 7 या 8 महीने में, जो रिपोर्टेड जो था, रिपोर्टेड ऑनलाइन रिपोर्टेड जो 1930 हो या फिर www.cybercrime.gov.in हो, तो उन्होंने एक मीटिंग में जरूर बताया था, एक ऑनलाइन मीटिंग थी, लगभग 7,000 कंप्लेंट्स पर डे आ रही थी, ओवर 7,000 कंप्लेंट्स पर डे। पर ये रिपोर्टेड है, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ 10,000 से मतलब बहुत ऊपर कंप्लेंट्स होंगी, बिकॉज सर मोस्टली लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते। हाँ, मतलब सेक्सटॉर्शन में रिपोर्ट की संख्या बहुत कम होगी। राइट। आपके जो साइबर बुलिंग में जो ब्लैकमेल होती रहती है उनकी संख्या बहुत कम होगी। इसलिए मैं साइबर फ्रॉड की बजाय मैं हमेशा साइबर क्राइम इस्तेमाल करता हूँ टर्म। फ्रॉड जनरली फाइनेंशियल क्राइम से जोड़ा जाता है। फ्रॉड जनरली एक फाइनेंशियल रहता है, लेकिन क्राइम में साइबर बुलिंग भी आता है आपके साथ। आपकी फेक प्रोफाइल लेके आपको डिफेम किया जा रहा है, आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये ट्रेंड बदला है। तो अवेयरनेस एक बहुत इफेक्टिव मेजर है और हमें अवेयर होना होगा। इस बात को मैं समझ चुका था, इसलिए जैसे मैंने आपको गाना बताया था, बदला है मौसम तू भी तो बदल। दुनिया बदल गई, पैटर्न बदल गया। अब तू बैठे बैठे कागज़ पर वही रिपोर्टिंग, कितने आदमी थे और क्या हुआ तुम्हारे साथ, और ये सब इससे बहुत उठ के ऑनलाइन पैटर्न हो गया है। अब आपको सीखना होगा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में, जब तक वो कर्म क्षेत्र में है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जब वो ध्यान में जाता है, वो एक उसकी अलग एक आश्रम व्यवस्था है। आश्रम हिंदू धर्म ग्रंथों में मैं ये कहूँगा, अगर उसको आध्यात्मिक यात्रा करनी है उसके लिए लागू नहीं है, इसलिए शब्द मैं कर्म क्षेत्र से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर वो कर्म क्षेत्र में है तो प्रत्येक दिन उसको अपनी पर्सनैलिटी में वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए। उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस इतनी सर्विस, इतना टाइम तो निकल ही गया, कुछ समय और निकल जाएगा, अब क्या सीखें इसको। अगर एक दिन भी बचा है, एक दिन बाद भी रिटायर होने वाले हो, तो उस दिन भी सीखो, नया कुछ आया हो तो हर दिन व्यक्ति को वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी में। मुझे लगा दिस इज द राइट टाइम। आप लोगों की मदद कब कर पाओगे? जब तुम स्वयं की मदद कर पाओगे। मैं जागरूक लोगों को कब कर पाऊंगा? जब मैं स्वयं जागरूक होऊंगा। तो पहले मुझे सीखना होगा, तब लोगों को बता पाऊंगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा, अब फील्ड में टाइम नहीं मिलता है तो कभी वॉशरूम सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म था मेरा। वॉशरूम में काफ़ी कुछ सीखता हूँ, यूट्यूब में लगा लिया, कहीं कुछ कर लिया तो अपने आधा घंटा वो रहता है, ब्रश कर रहा हूँ, यूट्यूब चल रहा है, कमेंट्री चल रही है, कहीं शेविंग कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें सीखता रहा। फिर बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स के आर्टिकल पढ़े। ऐसे वरुण कपूर सर को मैं, जो हमारे स्पेशल डीजी हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया। वो 2013 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं उनके आर्टिकल्स ही पढ़ता था। तो कई ऐसे लोग हैं जो फेमस, जिनके आर्टिकल्स थे, तो मैं उनको आर्टिकल्स को ही पढ़ता था। फिर धीमे धीमे करके, चूँकि मेरे पास एक प्लस पॉइंट था जो किसी के पास नहीं था, मेरे पास रियल विक्टिम था जो सीधे मेरे पास आता था। तो मैंने ऑफिस में विक्टिम्स को बात करना शुरू किया। फिर जो टेक्निकल विंग का होता था उससे मैं पूछता था ये क्या होता है, ऐप और पोर्टल में क्या डिफरेंस है, ये फिर वेबसाइट क्या होती है, फिर इसमें क्या गया है, इसको कैसे टारगेट किया गया होगा, अगर कोई लिंक क्लिक कर दी तो कैसे इसका बिना OTP बताए पैसा निकल गया, क्या होती है स्क्रीन शेयरिंग ऐप। विक्टिम मेरी जो केस स्टडी ही मेरा फाउंडेशन तय करती थे। चले गए, मैंने कोई बेसिक्स नहीं पढ़ा, केवल जो विक्टिम्स आते गए, विक्टिम से रिलेटेड चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में करता गया और चीज़ें धीमे धीमे होता गया। और अपडेट, लोग अपडेट नहीं होंगे पर मैं अपडेट हूँ, क्योंकि मेरे पास वो तुरंत विक्टिम आ जाता है, सर मैंने अभी कुंभ के लिए होटल बुक कराया और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। पर हालांकि एक नया
उसने कुंभ के लिए कराया, पर वो फ्रॉड पुराना है, कस्टमर केयर फ्रॉड है, जो गूगल से डायरेक्ट नंबर ले लेते हैं। वो ओकेजन वाइज चेंज हो गया बस। हाँ, जैसे जंप डिपॉजिट स्कैम, अब मेरे पास आ गया कोई विक्टिम। अब जंप डिपॉजिट स्कैम सामान्यतः इट्स क्वाइट अनयूजुअल, मतलब लोग, कई लोग नहीं जानते कि व्हाट इज जंप डिपॉजिट स्कैम। सर मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी बिल्कुल दिक्कत है, बैंक को बताओ। आप उस कंप्लेन जो फोन कर रहा है सर, अब मुझसे बोल रहा है गलती से पैसे चले गए हैं, मैंने कि भूल के भी अपना अकाउंट चेक मत कर लेना। जैसे ही तू अकाउंट चेक करेगा, वो यूपीआई पट से वो रिक्वेस्ट पड़ी होगी, पेमेंट रिक्वेस्ट, तू जैसे ही चेक करेगा, को ओटीपी डालेगा, पट से पैसे कट जाएंगे। तो ये जंप डिपॉजिट स्कैम है। तो मेरे पास रियल विक्टिम आते हैं, मैं खुद ही चौंक गया था जब उसने बताया कि सर मेरे पैसे डाले हैं, निकले हैं कि नहीं निकालने हैं। फिर मैंने इस बारे में पढ़ा तो पता चला एक जंप डिपॉजिट स्कैम है, जो आजकल अभी रिसेंट है ट्रेंड्स में, ये थोड़ा सा अभी रिसेंटली हो रहा है। तो मेरे पास एक फ़ायदा था कि मेरे पास गुरु डायरेक्ट नहीं था सिखाने वाला, जो आपको सिखाता है वो गुरु है, पर मुझे विक्टिम्स ने सिखा दिया, तो वो मेरे गुरु है। आई वुड से आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, आपने उनका बस सही से ऑप्टिमाइजेशन करके ढंग से उन्हीं का यूज़ किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज मैंने साइबर क्राइम के लिए किया है, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाने के लिए Right. कि बर्थडे बना रहे हैं Right. और अपनी फैमिली फोटो डाल रहे हैं, ये नहीं। Right. मैंने उसके लिए उपयोग नहीं किया। मैंने उसको सारे प्लेटफॉर्म से इनका उपयोग क्यों ना, जब ये लोग किसी को लिंक भेज के उसके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो मैं एक एडवाइजरी भेज के उनको मैं अवेयर भी तो कर सकता हूँ। राइट। तो जिस वर्ल्ड में अपराध होते हैं, उसी वर्ल्ड में आपको एक्टिव होना होगा। आई वुड से सर, आप विक्टिम से सीखते हो और योर अ प्लेटफॉर्म, और आप, क्योंकि आपके पास पावर है सोशल मीडिया की, तो आप सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ करके, ऑप्टिमाइज करके आप अवेयरनेस फैलाते हैं, जो कि हम इस चैनल के थ्रू ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक भी ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि उनको भी ये काम करने चाहिए। उनके पास फॉलोअर्स हैं, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा साइबर अवेयर कर सकें, उतना ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, इसमें मैं दो बातें कहूँगा। नंबर 1, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, और डेफिनेटली आपको फॉलो करते हैं तो वो आपका परिवार हो गया। और परिवार को हम निश्चित रूप से परिवार को के साथ अगर कोई फ्रॉड हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हमें चलानी होंगी उनके लिए, हमारा एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोशल मीडिया में जो हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उनको, ये जो साइबर फ्रॉड के खतरे, जो सबसे ज़्यादा अपराध है, ये सबसे बड़ा अपराध इसलिए है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके स्वयं के साथ या परिवार के साथ या मित्र के साथ या रिश्तेदार के साथ फ्रॉड नहीं हुआ हो। ऐसी स्थिति में उनकी एक ड्यूटी है कि जो कि फॉलोअर्स होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको जागरूक करें। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कुछ इन्फ्लुएंसर इस तरह से जो कुछ इस तरह की ऑनलाइन बेटिंग साइट्स हैं जिनको प्रमोट करते हैं, अभी ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की रडार में है वो, जिस तरह के कई लोगों ने उसमें सुसाइड भी किया है ऑनलाइन बेटिंग ऐप में, कुछ घटनाएं इंदौर में भी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग रडार पर हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं और ऐसी जो इलीगल जो बेटिंग साइट्स हैं उनका वो प्रमोशन करते हैं, वो निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बेसिकली, और वो कहीं ना कहीं उस टारगेट बनेंगे वो। जिसमें कि सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके जो फैमिली है, आई वुड से फैमिली है, फॉलोअर्स को, उनको अच्छा कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे। बिल्कुल देते होंगे ये कंटेंट, मैं डेफिनेटली उनका एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, वो कंटेंट देते हैं। बट सर्टेनली मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इलीगल जो फेक जो बेटिंग साइट्स हैं या इलीगल जो कंपनियां हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको प्रमोट करने से बचें। सर, एज ए इन्वेस्टिगेटर आप क्या देखते हैं कि साइबर क्राइम्स के पीछे साइकोलॉजी का कितना रोल है? पूरा गेम ही साइकोलॉजी का है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मनस्थिति को समझकर उसको टारगेट करना। फॉर एग्जांपल, सेक्सटॉर्शन में एक कोई अननोन व्हाट्सएप नंबर से आता है, व्हाट्सएप की डीपी पे लड़की होती है, लड़की ने हाई का मैसेज भेज दिया, उधर से हेलो आ गया, फिर वो अपना लाइन लिखती है कि मैं ये हूँ, ये करती हूँ, और जैसी रेस्पॉन्स मिलने लगा तो उस फ्रॉडस्टर को ये समझ में आ गया कि इंटरेस्टेड है, सामने वाला इंटरेस्टेड है, तो वो ट्रैप होता चला जाएगा। अब उसकी समझ में आ गया कि ये मुझे मैसेज कर रहा है, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट होगी, फिर वीडियो कॉल होगा, न्यूड वीडियो कॉल बन जाएगा वो, और ट्रैप हो जाएगा। सेकंड, आप ये देखिए, किसी को उसने मैसेज भेजा, किसी भी एक कोई अननोन व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके आप मेंबर बने हुए हो, और आपको मैसेज भेज दिया, हेलो आई एम ए शेयर ट्रेडिंग एडवाइजर, इफ़ यू विश टू स्पेंड इन्वेस्ट मनी देन यू कैन डिस्कस विद मी, आई हैव लॉट ऑफ ऑफर्स, आई एम
और अपना कोई प्रोफाइल बता दिया उसने, और किसी ने उस पर मैसेज का रिप्लाई देना शुरू कर दिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ग्रीड है जल्दी से पैसा कमाने की। तो ये मानसिकता को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा साइबर फ्रॉडस्टर आपकी वीकनेस को एक्सप्लोर करते हैं और उनका यूज करते हुए आपको ट्रैप करते हैं। वो वीकनेस का फायदा उठाते हैं बेसिकली। वीकनेस का फायदा उठाते हैं। वरना ऐसा क्या कारण है कि इनके कॉल सेंटर बने हुए हैं, ये सुबह से लेकर रात तक लाखों SMS भेजते हैं, लाखों व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, लाखों लिंक्स भेजते हैं और लाखों अननोन कॉल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ही क्यों फंसते हैं, सारे क्यों नहीं फंसते? इसका अर्थ ये है कि जिसमें जो वीकनेस होगी वो उस पर ट्रैप हो जाएगा। अब जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग है, अब उसमें एक अनरियलिस्टिक, जिस तरह इन्वेस्टमेंट में अनरियलिस्टिक रिटर्न दिए जाते हैं, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग में अगर अनरियलिस्टिक आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट क्या हो सकता है? अनरियलिस्टिक ऑफर दिया जा रहा है। एक आईफोन की कीमत है 1 लाख रुपए और जल्दी कीजिए ऑफर, एक आईफोन की कीमत में 3 आईफोन, साथ में 2 आईफोन पाइए, या एक आईफोन की कीमत में 1 आईफोन और पाइए। किसी भी प्रोडक्ट की किसी वेबसाइट पर अगर उसकी रेट है 580, दूसरी पर 560 है, तीसरे पर 540 है, समझ में आता है। पर उसी प्रोडक्ट की 150 रेट है किसी वेबसाइट पे, तो ये समझना होगा कि फ्रॉडस्टर के द्वारा आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिससे आप उसमें ट्रैप हो जाएं। और जो लोग जाते हैं, अरे 150 रुपये का मिल रहा है, अरे फिर तो बहुत अच्छा है। इसीलिए OLX पर, अगर आपने देखा होगा, OLX के प्लेटफॉर्म पर आर्मी मैन बन के उस बाइक है, सुंदर सी बाइक का फोटो होगा, 25,000 ओनली, लोग तुरंत ट्रैप होते हैं। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, फेसबुक प्रोफाइल बना ली, या OLX पर इतनी अच्छी आकर्षक चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसकी रेट इतनी कम बता देते हैं, लोग तुरंत ट्रैप हो जाते हैं। एक्टिवा खरीदी है, सेकेंड हैंड एक्टिवा आई एम सेलिंग, लोग तुरंत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ लुक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं, आप ये तय मान के चलिए वहाँ आपको वेरीफाइड करना होगा। साइबर फ्रॉड में पहले जैसे ही आप अगर कहीं जाते हो, कोई भी ऑफ़र आता है, पहले रुकिए, फिर सोचिए, फिर वेरीफाइड करिए, फिर उसको दोबारा वेरीफाइड करिए, तब आगे बढ़िए। एग्जैक्टली। सो आफ्टर कवरिंग 450+ सेशंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, सर कितना रेशो में अप डाउन हुआ है आपके, ऑब्वियसली आपके जो क्षेत्र है उसके अंदर? आप अगर देखेंगे, इंदौर में पहले 35 to 40 कंप्लेंट्स आती थी पर डे। हाँ, पर डे। अब लगभग 25 to 30 हो गई हैं। आपने एक चीज़ को गौर किया होगा, डिजिटल अरेस्ट के मामले कुछ कम हुए हमारे पॉडकास्ट के बाद भी। यस, अगर आप देखेंगे, अब ऐसी खबरें जो रूटीन में रेगुलर आ रही थी डिजिटल अरेस्ट के मामले कम हुए हैं। हमारे 1 जनवरी से अभी तक क्राइम ब्रांच में एक भी सिंगल केस नहीं आया है डिजिटल अरेस्ट का। नाइस। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट पर सबसे ज़्यादा काम किया गया है अवेयर करने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में ये बात कही थी कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चलाया गया था। तो आप देखेंगे कि अवेयरनेस का इतना स्लो प्रोसेस है, आई नो, बट हैविंग डीप इम्पैक्ट बहुत डीप जाता है इसका। और आप देख रहे हैं कि अवेयरनेस का फ़र्क पड़ा है। तभी डिजिटल अरेस्ट वाले ही परेशान हो गए, अब तो उनके सब मिक्स हो गए हैं फ्रॉड। पहले सेक्सटॉर्शन अलग था, स्टैंड लोन अलग था, फेक डेटिंग ऐप अलग था, वे तीनों मिक्स कर दिए उन्होंने। अब तो फ़ोन उठाते हैं, पहले बोलते थे कि आपका कुरियर पार्सल कस्टम पर रोका गया, अब तो आपकी सिम भी बंद हो गई है, आपका अकाउंट बंद हो गया, जिसमें जो ट्रैप हो जाए वो अब वो कर रहे हैं। वो भी भबड़ा गए हैं, क्योंकि आसानी से लोग टारगेट नहीं बन रहे हैं। अवेयरनेस का ये फ़ायदा है। अवेयरनेस स्लो ज़रूर है, लेकिन जब वो एक बार बूम पे जाएगी, फिर आप मान के चलिए, फिर ये चीज़ें होती नहीं। उन्होंने बेसिकली सारी टेक्नोलॉजीज़ को मिला दिया है। इवन बीच में हमारे पास भी कुछ केसेस आए थे यूपी में, जिसमें इंस्टेंट लोन ऐप्स, डीप फेक टेक्नोलॉजी और इन सब को मिला के फिर उन्होंने क्राइम्स करना स्टार्ट कर दिया था। सर बेसिकली एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा और वैलिड क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम के केसेस में FIR कम क्यों होती हैं और FIR कैसे कराई जाए? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इतनी होती हैं कि ऑलरेडी BNSS में कहा गया है कि 14 डेज के दिन के अंदर आप अगर कोई जांच करते तो FIR कर दें। पर आप ये फिजिबल नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली। अगर आप देखेंगे, डेली 25 to 30 कंप्लेंट्स आ रही हैं, और क्या 30 FIRs करेंगे पर डे आप?
30 एफआईआर का मतलब है 30 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। वो है ही नहीं, कहीं भी नहीं। केसेस में इंस्पेक्टर चाहिए होता है। और आप ये सोचिए ना, इन्वेस्टिगेटर आप छोड़िए, इन्वेस्टिगेटर, ये एफआईआर है, वो एफआईआर हैं जिसमें क्रिमिनल आपको बाहर ही मिलना है दूसरी स्टेट में, तो आज एफआईआर करके उसको रवाना भी होना है। तो बेसिकली ये इसका जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। अकाउंट ब्लॉक होते हैं तो बैंक से जानकारी मांगे कि उस अकाउंट में कितना पैसा ब्लॉक हो गया है। तो जो पैसा बचा हुआ है, जो ब्लॉक हुआ है, उसको कोर्ट के माध्यम से एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। कोर्ट 2 दिन में ऑर्डर कर देती है, बैंक को डायरेक्ट कर देती है कि आप इसका तुरंत पैसा वापस कराइए, और उसकी कॉपी संबंधित लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को देती है। तो क्या होता है, कुछ पैसा आपका रिकवर हो गया, प्लस बैंक से स्टेट अवे जानकारी भी आ गई, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इनके अकाउंट्स की भी जानकारी आ गई, इनका जो केवाईसी आ गया, नो योर कस्टमर। तो ये मान के चलिए लगभग इसमें 20 से 25 दिन हो जाते हैं। और उसके बाद जब जानकारी आ जाती है, सिम भी है, सिम का भी अपना जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कैफ आ जाता है, सिम का भी किस नंबर से कॉल आया है, तो उसकी भी जब अपना कैफ आ जाता है, कैफ आने के बाद दूसरा नंबर, अल्टरनेटिव नंबर मिल जाता है उसमें। तो काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इसमें कोशिश करते थे कि आप साइबर फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन बहुत, अगर आप सिंपल पैटर्न देखेंगे तो केवल 2 ही चीज़ें हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी लिंक हो सकती है, वो लिंक हो सकती है, वो कोई एपी की फाइल हो सकती है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरा होता है ग्रीड, नहीं, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। ओके, अकाउंट्स की एक तो कॉल आएगा, आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, तो एक लाइन कम्युनिकेशन लाइन हो गई जी, और दूसरा हो गई ट्रांजैक्शन की लाइन, पैसा किस अकाउंट में गया। लेयर्स पे चलते चले जाओ, सिंपल है। तो सर अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन और अवेयरनेस को एक साथ अगर मिलाया जाए, तो इन्वेस्टिगेशन में आप भी यही देखते होंगे कि जो बेसिकली डिटेल्स आती है, वो आती है स्लम्स के लोगों की, रिक्शा चलाने वाले लोगों की, जिनकी दुकानें होती हैं, उनको 500,000 रुपये दे के उनके डॉक्यूमेंट्स पे बैंक अकाउंट बना लिया जाता है, या फिर उनके मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, उनके नाम पे सिम कार्ड ले लिया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि साइबर अवेयरनेस वहाँ पे भी तो फैलानी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरा आकाशवाणी के साथ विविध भारती पे 15 दिन का पैकेज मैंने शुरू किया है अभी, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। और फिर मैं हर महीने मैंने ये सोचा है कि 10 से 15 दिन आकाशवाणी से सीधे लाइव जाया करूँगा। वहाँ रिमोट एरिया के जो लोग होते हैं वो बात करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर हम रिपोर्ट कहाँ करें, सर हमें ट्रैप करने की कोशिश की गई है, पर हम रिपोर्ट कहाँ करें। 1930 पर रिपोर्ट होती नहीं है, तब मैं उनको समझाता हूँ 1930 पर रिपोर्ट आपको तब करानी है जब आपके साथ फ्रॉड हो गया है। अगर कोई नंबर परेशान कर रहा है तो आप चक्षु पोर्टल पर जाइए। चक्षु पोर्टल जो है उसमें आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई है पर हुआ नहीं है। अगर आपने उस नंबर का रिपोर्ट कर दी, अगर उसी नंबर की रिपोर्ट 5-6 जगह से और आ गई तो उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सबसे पहले तो हमें अवेलेबल क्या है हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो रिमोट एरियाज में मैं लगातार काम कर रहा हूँ आकाशवाणी के माध्यम से। बाकी ये जो जितने भी हैंडल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स, उससे भी मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। लोगों को ये समझना होगा कि क्या क्या ट्राई नेट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। sancharsaathi.gov.in, इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं इनके द्वारा। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट जितनी जल्दी से जल्दी कर पाएंगे तो उससे उनका कहीं ना कहीं डैमेज मिनिमाइज हो जाएगा। एज ए क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी इंदौर, मेरी 3 वे अप्रोच रहती है। पहले तो उनको अवेयर कराया जाए, स्कूल्स, कॉलेज, इवन पॉडकास्ट, ये आकाशवाणी और आपके सेशंस के माध्यम से। फिर सेकंड मेरी अप्रोच रहती है कि एटलीस्ट डैमेज अगर हो गया है तो फिर डैमेज को मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो 1930 रिपोर्ट ब्लॉक कराना, पैसा जितना पैसा ब्लॉक हो जाए फिर उसको बैंक से लाइन अप करके, कोर्ट से लाइन अप करके उसका पैसा विक्टिम को जल्दी से जल्दी दिलवाना। फिर थर्ड अप्रोच है कि फिर उसके बाद FIR करके आरोपियों को उठाना, तो आरोपियों की भी अरेस्ट किया जाता है। जहाँ तक आपका जो सिम का कहना है, सिम और अकाउंट, ये हर केस में ऐसा नहीं है कि वो स्लम्स के लोग हैं, हर केस में ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी के बच्चों को पकड़ा था, बीटेक इंजीनियरिंग के बच्चों को पकड़ा था, सिम रेंट पे चला रहे हैं अपने पॉकेट मनी के लिए।
जब मैंने 2 को पकड़ा तो उन्होंने बोला कि सर हमारे सीनियर भी यही कर रहे हैं। तो ये फिर तुरंत मैंने एक अपना सेशन रखवाया और लोगों के उसके गंभीरता बताई है। फिर मैंने एक रील भी बनाई थी, एक रील बनाई है मैंने इसमें, एक चार्ली नाम के कैरेक्टर को लेके कि रेंट पे बैंक अकाउंट देना सबसे बड़ा अपराध है। टेलीग्राम तो इसका हब बन चुका है, टेलीग्राम चैनल, इसमें कई ग्रुप्स आपको मिलेंगे जो ये बोलते हैं ऑफर ऑफर ऑफर, रेंट पर अपना अकाउंट दीजिए 10 to 15% कमीशन। तो कई लड़के, अभी आपको मालूम है एक जो मैंने लाइव रेस्क्यू कराया था TCS के एम्प्लॉय को, जब मैंने उसको पकड़ा अकाउंट वाले को, तो उसको पता था कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आता है, और जिसने खुलवाया था उसको पता था। वो लड़का कौन था? वो डॉक्टर था, डॉक्टर 3rd या 4th ईयर में था। अच्छा। हाँ, पॉकेट मनी के लिए, स्टूडेंट्स पॉकेट मनी के लिए अपने अकाउंट को रेंट पे चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्लम्स वाले जो जानते नहीं है, अब वो बात काफ़ी पुरानी हो गई, वो लोग भी जानने लगे हैं कि मिसयूज हो सकता है, पकड़ने आ जाएगी पुलिस अगर अकाउंट में पैसा आ गया। तो अब जानते हुए भी करते हैं क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है। एक डिजिटल अरेस्ट के केस में गुजरात से मैंने एक आरोपी को एक हिरासत में लिया था, अकाउंट होल्डर को। तो वो उसके बीमार था, उसने कहा सर मैं बीमार हूँ, अब मुझे खर्चा कैसे चलाऊँ मैं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब वो जानते हैं कि इसमें पैसा आने वाला है अवैध। पर नए स्टूडेंट जो बाहर रह रहे हैं पॉकेट मनी के चक्कर में, उनको अभी ये नहीं पता कि इस एक्ट को करने से ये होगा। उनको ऐसा लगता है शायद कोई नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में किया जा रहा होगा, कोई ऐसी ट्रेडिंग चल रही होगी, पर उनको ये नहीं मालूम कि सही है, टोटल साइबर क्राइम है। इनके अकाउंट से करोड़ों रुपया चला जाता है और इनको मिलता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। ये पैसा अभी जो 3 केसेज में तो जैसे मुझे लिंक मिली ही है, हांगकांग, लाओस और कंबोडिया। तो दिस इज द पॉइंट। तो खाली ये कहना कि मात्र स्लम्स में ही नहीं, अब लगभग जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी रेंट पे अपना अकाउंट दे रहे हैं। उसका मतलब वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं साइबर क्राइम में। कल को अगर अरेस्टिंग होती है तो कितने चांसेस है कि उनकी भी अरेस्टिंग होगी? हो चुकी है, 100% मैंने 35 अकाउंट होल्डर, सिम होल्डर को 2 महीने पहले जेल भेजा है, अभी तक किसी की जमानत नहीं हुई। अच्छा। पहले मैं ये सोचता था कि सो के इसको इतना पैसा मिला है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप मैसेज नहीं देंगे, लोग जेल नहीं जाएंगे, लोग अपने जो एक्ट किया है भले ही उनको नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे मैसेज कैसे जाएगा? इनडायरेक्टली उन्होंने क्राइम कर दिया। यस, क्राइम किया आपने, उस अकाउंट में अपराधी का जो पैसा था उसने आपने अकाउंट ट्रांसफर किया है। और कोर्ट भी ये वाली बात बोलती है कि एविडेंस क्लियर है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज आल्सो क्राइम। यस, और आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, आपको ये पता नहीं है कि आप तो बस 10,000 के लिए, 20,000 के लिए, 50, वो पैसा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से USDT या बिटकॉइन के रूप में कहीं भी जा रहा है, चला जाता है। ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा हमने अभी काफ़ी लोगों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं। हमने कूच बिहार से आरोपी उठाया था, अभी तक जेल में है। अच्छा। हाँ, कूच बिहार, जबकि वो तो बॉर्डर है बिल्कुल। तो हम सभी जगह से हमने ऑलरेडी, अब जब तक पॉडकास्ट रिलीज होगा, मेरी पार्टी अभी बिहार भी गई है, पर चूंकि मुझे मालूम है कि जब तक ये रिलीज होगा तब तक मैं वहाँ से आरोपी उठा लाऊंगा। वहाँ से भी अरेस्टिंग हो चुकी होगी। राइट। सर, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वाकई में जो मैंने लाइन स्टार्टिंग में बोली कि आप एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, सेशंस भी करते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। अभी रिसेंट में आपका एक गाना भी आया है, जिस गाने के थ्रू भी आपने साइबर अवेयरनेस ही करी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये एक मध्य प्रदेश में सेफ क्लिक अभियान चलाया गया था डीजी सर के द्वारा 1 फरवरी से 11 फरवरी को। जैसे कि सभी को मालूम है 11 फरवरी सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। तो काफ़ी इंटेंसिव प्रोग्राम चलाया गया था। तो उसी समय हमने सोचा क्यों ना एक सॉन्ग भी रिलीज़ किया जाए। अच्छे, तो एक कॉमेडी, बहुत हल्का फुल्का सॉन्ग जारी किया गया, पर उसमें आप देखेंगे मैसेज बहुत गहरे हैं, मैसेज बहुत अच्छा है, और उसको इस गाने के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, तरह तरह के अपन रूप लेते हैं, किसी न किसी रूप में, पता नहीं कब कहाँ कौन सा रूप किसी को पसंद आ जाए और वो उस बात को एक्सेप्ट कर ले, ग्रह कर ले। तो जस्ट आप कई प्रैक्टिसेज अप्लाई करते हैं और ये वन ऑफ द प्रैक्टिस। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि शायद ये लोगों तक पहुँचे। अभी हमने एक जो फ्लाइट में जो एयर होस्टेस करती हैं, तो उसके लिए हमने एक वो वीडियो बनाया था चौराहे पर, और एयर होस्टेस खड़ी होकर मोबाइल सेफ्टी के बारे में बता रही थी कि किस तरह में क्या करना है। तो दे आर द वेरी वेज टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। अब कौन सा अपील कर जाए, कौन से में व्यूअर्स ज़्यादा चले जाएँ तो ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुँच जाए, ज़्यादा लोग देख पाएँ तो जागरूक होंगे। जैसे मैंने एक लाइन बनाई थी, तो वो कितना जागरूक हो जाएगा इस बहाने ही उनको नंबर याद आ जाए। तो मैंने लाइन बनाई थी, ऑनलाइन रहते हुए जब आपके साथ हो जाए थोड़ा 19-20 तो डायल करें तत्काल 19-30। तो ये जस्ट
मतलब एक तरीका है कि लोगों तक ये बात पहुंचे। सर इतने आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपके पास? आप लगातार किसी भी फील्ड में काम करते हो, लगातार काम करोगे, फोकस रहोगे, तो आपको अपने आप आइडिया आते जाएंगे। फोकस रहना बहुत जरूरी है। ऑल्सो आपने अभी एक लाइन बोली कि हमारे डीजी सर ने एक अभियान चलाया था। आपको कितना लगता है कि आप जो आज ये कर रहे हो सारा काम, इसमें आपके सीनियर का कितना सपोर्ट है? बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है। डीजी सर ने तो उतना इंटेंसिव अभियान चलाया है, ये मैंने पहली बार अपने 20 ईयर्स की सर्विस में देखा है। मोर देन 20 ईयर्स की सर्विस में प्रदेश की बात की जाए तो एक कांस्टेबल से लेकर डीजीपी सर खुद मैदान में उतरे अवेयरनेस के लिए फील्ड में। अच्छा। अदरवाइज सुपरवाइजरी ऑफिसर है, वो डायरेक्शन जारी कर सकते हैं, लेकिन खुद फील्ड में उतरे। और इंदौर की बात करूं तो एक कांस्टेबल से लेकर एडीजी रैंक पुलिस कमिश्नर सर खुद फील्ड में उतरे, साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए खुद पोस्टर चिपकाए। सो दैट इज द वे टू कनेक्ट विद द पीपल। राइट। तो लोगों को ये लगता है, अब मैं आपको बताऊं, हमने पैम्पलेट्स छपवाए, तो कमिश्नर सर ने मुझसे पूछा तुम इसको कैसे करोगे? कि सर मैं कुछ तो पेपर के माध्यम से देता हूँ और कुछ बांट दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, पूरा खुद खड़े होकर बांटो, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जब चौराहे पर खड़ा होकर उस पैम्पलेट को बांटेगा तो लोग पढ़ेंगे। अगर पेपरों में तुम दोगे तो सबसे पहले व्यक्ति पेपर में से वही अलग करता है, तब पेपर पढ़ता है। तो मुझे बात बड़ी अपील की, फिर मैं खुद चौराहों पर इन 11 दिनों में मैं 24 ट्रैफिक चौराहों पर गया हूँ और पैम्पलेट्स होकर बन के गया हूँ। उसका इम्पैक्ट भी एक्चुअली काफी लोग अच्छा पढ़ते पड़ता थे, है। थैंक यू बोलते थे, अरे सर आप हैं, पर मैंने कहा एक प्रॉमिस करो, इसको पढ़ोगे और अपने ग्रुप में डालोगे या स्टेटस बना लोगे, तो आप कनेक्ट करते हो, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे विश्वास है कम से कम उसने, चूंकि एडिशनल डीसीपी क्राइम कोई ऑफिसर यूनिफॉर्म में बांट रहा है, तो उसे थोड़ा बहुत तो रेस्पॉन्स, उसने कुछ तो पढ़ा होगा। लास्ट पॉडकास्ट से एक लाइन कनेक्ट करूंगा। पुलिस ऑफिसर से लोग जनरली डरते हैं, उनके सामने जाने से डरते हैं, या फिर अगर पुलिस कहीं पे आ जाती है तो लोग डर जाते हैं। आपने एक अभियान भी चलाया हुआ है कि अगर कोई आपके ऑफिस में आता है इसका साइबर क्राइम हो जाता है तो आप उसको टॉफी या चॉकलेट भी देते हैं। तो आपने जस्ट उसका अपोजिट किया है। पुलिस इज नाउ अ फ्रेंड ऑफ विक्टिम। देखो इसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, व्यक्ति के जीवन की पूरी गाड़ी कमाई ऐसे चली जाती है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। और इतना सिस्टम अभी बहुत ट्रांजिशन फेज में, रिसोर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि वो उसको रिपोर्ट तक नहीं लिख पा रहा है। राइट। 1930 को उसको पता नहीं है, तो वो इतना मेंटल शॉक होता है उसको। जो व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट 5-5 दिन 10-10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट से आ रहा होगा, वो कितना मेंटल शॉक में होगा। तो इसमें सबसे पहले तो उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर उसकी बात को सुना, उसको इम्पोर्टेंस देना, तो उसको अच्छे से बहुत लाइटली बात करता हूँ मैं, अरे पैसा आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो, 100% पैसा मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं दे सकता हूँ, पर कुछ ना कुछ पैसा रिकवर होगा। डैमेज को हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना मिनिमाइज कर पाएँ। हम उनको कोशिश करते हैं मेंटली उनको स्टेबल करने की, क्योंकि कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि पूरे जीवन भर की कमाई है। अब रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, जीपीएफ वगैरह पूरा पैसा चला गया उसका, पूरा अकाउंट खाली हो गया। एक साइंटिस्ट है, 70 लाख रुपए उसने एक ही जगह इकट्ठे किए, पति पत्नी दोनों ने एक ही अकाउंट में, बच्ची की शादी के लिए 6 महीने बाद पूरा पैसा चला गया, जीरो। तो ये कहीं ना कहीं मेंटली कहीं ना कहीं शॉकिंग होता है। तो लोगों को इससे रिकवर कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सर अभी मध्य प्रदेश पुलिस के क्या क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं साइबर अवेयरनेस के रिगार्डिंग? जैसा कि मैंने बताया कि एक तो हमारे डीजीपी मध्य प्रदेश शासन श्री कैलाश मकवाना जी ने एक अभियान ही चलाया था, सेफ क्लिक अभियान। और इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा पूरा उस अभियान को इंदौर में, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में खुद उसको गंभीरता से लेते हुए खुद उसको सुपरवाइज किया, खुद स्वयं फील्ड में उतरे, एक एक अधिकारी को नीचे डाउन द लाइन कांस्टेबल तक को मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और उसमें आप देखेंगे मेरे खुद के 11 दिन में ही 35 तो सेशंस लिए मैंने, 24 जगह मैंने पेम्पलेट्स बांटे हैं, और आकाशवाणी के 11 सेशन थे जिसमें मैं लाइव गया हूँ। तो हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ की, क्विज़ें कराई, स्लोगन्स कराए। तो ये बेसिकली ये अभियान 1 से 11 तक चला था, पर ये अभियान मेरे लिए ये कैंपेन नहीं है, मेरे लिए एक मूवमेंट बन चुका है बहुत पहले से। तो ये इंटेंसिव था 1 से 11 के बीच में, मैंने इतने ज़्यादा किया, सब काम छोड़ के, चूँकि सीनियर ऑफिसर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे थे तो आपको टाइम भी मिल पा रहा था। लेकिन ये एक मूवमेंट है और इस तरह के अभियान भी बीच बीच में चलाते रहेंगे, और ये मूवमेंट मेरे लिए बन चुका है। तो मेरा तो उसके अगले दिन भी मैं करने आया था, उसके अगले दिन यहाँ बैठा हूँ मैं पॉडकास्ट के लिए। तो मैं तो लगातार ये मेरे लिए मूवमेंट है और मैं इसको लगातार जारी रखूँगा। दैट्स ग्रेट सर। सर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा पॉडकास्ट को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। बिल्कुल। शॉर्ट क्वेश्चंस, जल्दी आंसर्स देना, ठीक है?
कितने घंटे सोते हो? 4 से 5 घंटे। काम हो जाता है? नहीं होता, तबीयत खराब हो जाती है, बट अब क्या करेंगे, सो ही नहीं पाते। फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो? बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाता हूँ। आपको प्रायोरिटी तय करनी होती है, लेकिन मेरी वाइफ काफ़ी सपोर्टिव है। मेरी वाइफ मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है, और उसने उसका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि पहले से डिसाइडेड था पॉडकास्ट, तो उन्होंने कहा नहीं जाओ, मैं केयर कर लूँगी। उनके पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं मेरे, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने, मेरी वाइफ ने खुद मुझे मोटिवेट करके बोला कि तुम खुद जाओ, तुम्हें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे जो कई जगह मेरे प्रोग्राम से दिल्ली में आज मैं आया हूँ, तो निश्चित रूप से मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर पाती है। जितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं निश्चित रूप से समय कम दे पाता हूँ, बट ये पुलिस की नौकरी है, इसमें एक सेटिस्फेक्शन जरूर रहता है कि शायद मैं अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाता हूँ, पर मैं जिन लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली का सपोर्ट मैं कर ही रहा हूँ। इज योर वाइफ वर्किंग और नॉट? वर्किंग है, वो खुद भी DSP है। वो DSP है? हाँ। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? अभी फ़िलहाल चूँकि मैं फील्ड में हूँ, तो वो भी पहले ACP थी, पर मैं फील्ड में था। मैं एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच इंदौर आया, वो ACP अन्नपूर्णा इंदौर आई। फिर 1-1.5 महीने में हमें लगा कि एक व्यक्ति को फील्ड से जाना होगा, क्योंकि बच्चा छोटा है, 5 साल का बच्चा है। कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर उसने खुद ही निर्णय लिया। तो उसने बोला कि मैं अभी आउट ऑफ फील्ड रहना चाहूँगी, तो अभी आउट ऑफ फील्ड है, तो वो मैनेज कर लेती है। आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती? ये तो सभी के साथ होता है, पर चूंकि जहाँ प्रेम ज़्यादा होता है वही लड़ाई होती है। तो कितने टाइम में लड़ाई हो जाती है? लगभग मान के चलिए कि पहले 15 दिन में था, लेकिन अब 1 महीना लगता है। तो ठीक है, मतलब स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। एक महीने में एक बार लड़ाई होती है? हाँ, काफ़ी है। एक थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए एक जरूरी भी है। रिफ्रेश होने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक, जब आप, मुझे लगता है आप ही झुकते होगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। तो ये नहीं लगता कि लाइक आई एम ऑफिसर? नहीं, ये तो कभी नहीं लगा मुझे, तो इवन किसी के साथ भी नहीं लगता। मतलब किसी बच्चे के सामने भी झुक जाता हूँ मैं, तो वो कोई इशू नहीं है। ईगो तो कुछ है भी नहीं, और फिर वाइफ है, इतने सेक्रीफाइसेस करती है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा धीमे से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सॉरी बोल के बाहर हो जाना चाहिए गेम से। ठीक है। सो क्रिकेट कब खेलते हो आप? अभी फ़िलहाल नहीं खेल पा रहा हूँ। मेरा 2023 में अटैक आया था, 23 में जुलाई में आया। उसके रिगार्डिंग हम करेंगे क्वेश्चन अभी, ठीक है। वो एक्चुअली मैंने पढ़ा था उसके बारे में कि आपको अटैक आया था, तो उस समय फिर उसके बाद से अभी क्रिकेट फ़िलहाल बहुत अभी नहीं है, तो मेडिसिन चल रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा। ओके। सो आपको मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक है। मूवीज़ किसकी देखते हो सबसे ज़्यादा और क्यों? मैंने हॉलीवुड मूवीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, हिंदी भी कुछ कुछ अच्छी लगती हैं, पर जब फील्ड में रहता हूँ तब एक भी मूवी नहीं देख पाता हूँ। ये सारी मूवी मैंने EOW के समय जब था, आउट ऑफ फील्ड था, तब देखी थी। तो मुझे टॉम हैंक की मूवी काफ़ी पसंद है, और मुझे जो स्वीडिश मूवीज हैं, इंगमार बर्गमैन डायरेक्टर है, उसकी मूवीज बहुत पसंद है। स्वीडिश डायरेक्टर है। और बाकी मैं सॉन्ग सुनता हूँ, वेस्टर्न सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, इंडियन सॉन्ग्स भी सुनता हूँ। पर अभी चूँकि फील्ड में होने की वजह से अभी मैं सिर्फ थोड़ी बहुत T20 मैचेज देख लेता हूँ। कुछ एक पारी देखने को मिल गया, 6 ओवर देखने को मिल गया जब घर वापस आया। अभी फ़िलहाल इन पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना वर्कलोड बढ़ा लिया है। सेशंस और ये साइबर का भी अलग चलता है, क्योंकि इसके अलावा मुझे रूटीन के काम करने होते हैं। गैंग्स पर काम कर रहे हैं, ड्रग्स पर कर रहे हैं, कोई सेंसिटिव घटना होगी, बैंक में कहीं लूट हो गई, तो इस तरह की घटनाओं पर काम करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा ओवरबर्डन हूँ। एक इमेजिन कीजिए, अगर आप कल रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद क्या करोगे? मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों? जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 यात्रा होती हैं, आंतरिक यात्रा और बाहरी यात्रा। और व्यक्ति अपना पूरा जीवन बाहरी यात्रा में लगा देता है। बाहरी यात्रा होती है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, जीवन को चलाने के लिए, और आंतरिक यात्रा होती है अपने जन्मों को और अपने जो जन्म है, अपनी जो जीवन की जन्म की यात्रा है आपकी, उस यात्रा को चलाने के लिए। तो आप अगर पूरा जीवन बाहरी यात्रा में लगा दोगे, इनकी व्यवस्था करना, मकान की व्यवस्था करना, वर्क करने के बाद भी, वर्क करने की आपको आदत पड़ गई है, 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद भी आप काम कर रहे हैं, तो फिर आंतरिक यात्रा कब करेंगे? अगर आप बाहरी यात्रा में ही लगातार लगे रहेंगे, तो जो आपकी जो मृत्यु होगी बेचैनी में होती है। और मैं थोड़ा सा चेतन अवस्था में मरना चाहता हूँ। मैं बेचैनी में उस समय भी अब मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, मैं कोशिश करूँगा। हालांकि
इट्स नॉट डिसाइडेड। अटैक आता है उसमें भी कुछ भी हो सकता था और अभी भी कुछ भी हो सकता है, बट अगर प्लान किया है तो प्लान तो मेरा ये है कि मैं आंतरिक यात्रा मैंने शुरू भी कर दी है, क्योंकि आप एकदम से ऐसा तो है नहीं टीवी का स्विच, बाहरी यात्रा खत्म, अब आंतरिक यात्रा। धीमे धीमे आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, तो मैं शुरू भी कर दिया है। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा शांत रहना, 2 मिनट 1 मिनट शांत रहना कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेडिटेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? जिस तरह मैं मानता हूँ कि जिम से ज़्यादा योगा की ज़रूरत है, उसी तरह मैं मानता हूँ कि डॉक्टर से ज़्यादा आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपके शोर जितने भी हैं, ये शोर आपको बेचैन करते हैं और मेडिटेशन आपको शांति अवस्था में लाता है। आपको आपका जीवन जो मिला है, आप देखते होगे आनंद, हम हमेशा आनंद ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति कभी आपने देखा दुख ढूंढता हो? प्रत्येक व्यक्ति आनंद की तलाश में होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य का नैसर्गिक गुण ही आनंद को ढूंढना है। और चूंकि प्रोफेशनल भौतिकवादी में, कंपटीशन में और इतनी आवश्यकताएं बढ़ने में वो आनंद कहीं बहुत दूर खो चुका, उस पर है तो हमारे अंदर ही, पर उस पर कहीं धूल जम चुकी है। ये मेडिटेशन वो धूल हटाता है। ये वो जो चेतना आज भी हमारे अंदर है, वो कौन है? वो कौन है जो आपसे ये बोलता है नहीं यार ये ठीक नहीं है, जब तुम ये सोचते हो नहीं मुझे ये करना है? वो कौन है जो बोलता है कि नहीं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है? वो दूसरा कौन है तुम्हारे अंदर? वो वही है। कई लोगों के दूसरे में इतनी धूल जम जाती है कि वो दूसरा की आवाज़ नहीं आती। इस धूल को हटाने की ज़रूरत है। जब आप देखोगे तो अंदर आप हो, आपको ईश्वर बोला जाता है, वो ईश्वर का अंश आपके अंदर है। वो अंश है जिसके ऊपर धूल जम गई है। मृत्यु से पहले क्या ये जानना नहीं चाहोगे कि मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है और मैं इस जीवन में क्यों आया? तो उसके लिए आंतरिक यात्रा बेहद ज़रूरी है कि जीवन मृत्यु एक खेल है। इसको समझने के लिए आपको सिस्टम को समझना। जब आप समझ जाते हो किसी चीज़ को, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं है, फ्रॉड है, तो आप कितने हल्के हो जाते हो। अभी मौत से भय लगता है, मौत से डर लगता है, लेकिन जब डिजिटल अरेस्ट से डर लगता था क्योंकि पता नहीं क्या है, बट समझ गया अरे तो फ्रॉड है। ऐसे ही जब मृत्यु से भय लगता है, जब समझ जाओगे अरे ये तो एक खेल है, ऐसे समझो इसको। मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं है। हम क्या समझते हैं? सुख का विपरीत दुख, पृथ्वी का आकाश, प्रारंभ का अंत, फूल का कांटे, प्रकाश का अंधकार, जीवन का मृत्यु। नहीं, ये अलग अलग नहीं है, ये विपरीत नहीं है, ये संयुक्त है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। सोचो कोई चीज़ का अगर प्रारंभ नहीं हुआ, अंत कैसे होगा? कांटे नहीं होंगे तो फूल कैसे होंगे? अंधकार नहीं जाएगा तो प्रकाश कैसे आएगा? दुख नहीं होंगे तो सुख कैसे आएगा? जीवन नहीं होगा तो मृत्यु कैसे आएगी? तो ये मिले हुए हैं। जैसे ही आप इस खेल को समझ जाओगे, मृत्यु के भय से भी ऊपर हो जाओगे। और ये जानना प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व है कि मैं कौन हूँ। तो उसके लिए कम से कम यात्रा कभी ना कभी से शुरू करनी होगी। अगर प्लान्ड लाइफ चली तो मैं ये यात्रा जरूर करूँगा, और नथिंग इज प्लान्ड इन लाइफ, तो जब जैसा होगा तब जैसा होगा। सर, यू आर अ वेरी गुड मोटिवेशन स्पीकर, आई वुड से। जब ये बात चली रही है, आपकी पहले बायोग्राफी कवर करी, फिर फिजिकल क्राइम, फिर साइबर क्राइम, अब ये वाली चीज़, तो मैं व्यूअर्स के लिए 2-3 चीज़ें और पूछूंगा, बिकॉज यू आर अ गुड लवर ऑल्सो। सो हमारे ऑडियंस में जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? फोकस्ड रहें। किस चीज़ पे? जो भी कर रहे हैं, किसी के प्रेम में है तो फोकस्ड रहें, और अगर किसी टारगेट को अचीव करना है तो फोकस्ड रहें। दो में अगर आप स्वयं बढ़ गए तो आप किसी को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आधे अधूरे कहीं नहीं जाएं। प्रेम है भी और नहीं भी तो उससे हट जाएं। पूरे प्रेम में जाएं या पूरे दूर हो, संपूर्णता में ही अनुभव है। आधे अधूरे में आप कुछ भी अनुभव लेकर नहीं जाते हो। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, यार मैं 1 साल और मेहनत कर लेता तो मैं निकल जाता, किसने रोका? यार मैं थोड़ा सा और एफर्ट कर लेता ना तो मैं जो फीलिंग महसूस कर रहा था मुझे मिल जाती, किसने कंट्रोल की? अपने आप को कहीं बांध कर नहीं रखना है। जो काम करना है फोकस्ड करना है, संपूर्णता से करना है। स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी स्टैनफोर्ड स्पीच में, आप उस काम को ढूंढते रहिए
जिस काम को करना आप पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं। और अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, इसका मतलब आपकी खोज अभी अधूरी है। उसको आप लगातार ढूंढते रहिए और जैसे ही आपको मिलेगी आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि हाँ यही मेरी है, और उसको आप फिर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि मैं सेशंस लेता हूँ, जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, सुबह जब जाता हूँ तो स्कूल के बच्चों की जो पॉजिटिविटी होती है दिन भर मुझे पॉजिटिविटी देती है, मैं थकता नहीं हूँ। वो मुझे उनकी जो एनर्जी मेरे लिए पॉजिटिव हुआ। मैंने जब ये करना शुरू किया तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। तब मुझे स्टीव जॉब्स की बात ध्यान आती है कि जब किसी काम को आप प्रेम करते हो, जिस काम से आप प्रेम करते हो, इसका मतलब वो काम आपके लिए बना है, तब उसको और आप इंटेंसिटी से करते हो और वो काम वो आपका पैशन होता है। वो पैशन मुझे मिल गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सेशंस भी बहुत अच्छे लगते हैं और इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये काम मुझे मिल गया है। तो मेरा ये कहना है, स्टीव जॉब्स की बात, अगर आप लोग किसी काम को में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको मत करिए, लगातार काम को ढूंढते रहिए। जैसे ही वो काम आपको मिल जाएगा आपको अपने आप आभास का हो जाएगा। फोकस रहें, आधे अधूरे हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जीवन में हमारा कर्म फेंकी हुई बॉल की तरह है। ऊपर बॉल नीचे आती है। कर्म हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हार्ड वर्क हो या लेजी वर्क हो, बॉल ऊपर गई है, बॉल तो नीचे आएगी। हार्ड वर्क अगर आपने किया है, परिणाम आपको अभी नहीं मिला है तो घबराएं नहीं, परिणाम आपको मिलेगा क्योंकि बॉल ऊपर है, बॉल नीचे आएगी। पर अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया है तो किसी चमत्कार की अपेक्षा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपने हार्ड वर्क नहीं किया है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कई लोगों ने इसका सब्स्टिट्यूट खोज लिया है कि आई एम नॉट डूइंग हार्ड वर्क, आई एम डूइंग स्मार्ट वर्क। नो, गलत। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे। तो जिसने लेजीनेस है, जिसने काम नहीं किया है, जिसने हार्ड वर्क नहीं किया है, वो बॉल भी नीचे आएगी, उसको परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपके कर्म जो ऊपर फेंकोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो वापस आएंगे। तो हमेशा कड़ी मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, फोकस करो, जो चाहिए उसी के लिए लग जाओ। जीवन एक है, अगले जन्म में ये माता पिता भी तुम्हारे नहीं होंगे, ये भाई बहन भी तुम्हारे नहीं होंगे, कोई भी तुम्हारा नहीं होगा। ये तुम्हारी स्वयं की जर्नी होगी। तुम्हें याद भी नहीं रहेगा पिछले जन्म में मैं क्या था। तो ये आपकी जर्नी है, आपको फोकस रहना होगा। विवेकानंद ने एक बात कही थी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपका जीवन किसी भी व्यक्ति का, जीव का जन्म होता है, अस्तित्व में आता है तो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आता है। उस उद्देश्य को ढूंढते रहिए, आपको जरूर मिलेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, देयर इज नो एनी फ्री मनी। इजी और फ्री मनी कहीं किसी को भी नहीं मिलती है। लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स आराम से एक बार व्यूअर्स बन गए, फॉलोअर्स बन गए तो पैसा मिलता होगा। अब उन इन्फ्लुएंसर्स के बैग में जाइए और देखिए उनमें कितना तनाव में रहते हैं वो, कि अब मुझे कुछ ना कुछ डेली कंटेंट डालना है। वो भी कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ फ्री और इजी कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता है। सब अपनी मेहनत से कमाया जा सकता है। अगर अभी भी है, अभी भी देर नहीं हुई है, उठें, एराइज, अवेक एंड डोंट स्टॉप टिल यू अचीव योर गोल। जब से हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत वहीं से मानी जाती है, बैक कुछ नहीं होता। अपने आप को समझिए। डिजिटल फुटप्रिंट और इंसान के हार्ड वर्क में यही फ़र्क है। डिजिटल फुटप्रिंट आपके मोबाइल से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्लाउड से ख़त्म नहीं होगा। क्लाउड से ख़त्म हो जाएगा, मेटा के सर्वर पर रहेगा। लेकिन इंसान के कर्म, अगर उसने कर्म नहीं किए तो आज से शुरू होंगे, वो आज से काउंट होंगे, पीछे सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन AI एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। सर, आपने अभी इस क्वेश्चन को कितने सही तरीके से आंसर किया, कितने सही तरीके से एलैबोरेट किया। एक लाइन बोल के आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूँगा इसी से कनेक्टिंग। आपने अभी यूज़ किया डिजिटल फुटप्रिंट। इस चीज़ को मैं अगेन उसी क्वेश्चन के साथ अगर रिलेट करूँ तो पहले ज़माने का प्यार कुछ और था, आज के ज़माने में कुछ और है। आज के ज़माने में मेरे पास इंडिविजुअली हमारे पास केसेस आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड के पास हमारी फ़ोटोज़ और आज के वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। आज के टाइम पे लव विद साइबर क्राइम इज कनेक्टेड विद फोटोज़। डीपफेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फोटोज़ वीडियोज़ मूव कर सकते हैं। स्टडी बता देता हूँ आपको इसमें। जी। एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, मैं सेशन लेने गया था। उसने बोला सर आप हमारे सेशन में आए थे, मैं सेशन में नंबर दे के आता हूँ अपना।
क्योंकि मुझे मालूम है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब आप हताश हो जाओ, कहीं कोई रास्ता नहीं हो, तो एक बार इसको प्रयास कर लेना, ये आखिरी रास्ता होगा। अच्छा। मैं नंबर दे के आता हूँ, यही लाइन बोल के आता हूँ, सुसाइड मत करना, एक आखिरी रास्ता केवल एक बार इस्तेमाल कर लेना। एक लड़के का फ़ोन आया कि सर मेरी फ्रेंड है, वो सुसाइड कर लेगी। तो मैंने कहा उसको लेके आ। सर वो आ नहीं रही है ऑफिस। नहीं, ऑफिस तो लेके आना पड़ेगा। तो नहीं, तू मेरी बात करा। फिर मैंने उसको फ़ोन पे कन्विंस किया, तुम आ जाओ, अगर समस्या शुरू हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर प्रारंभ हुआ है तो अंत भी शुरू होगा, तो ऐसे ही समस्या है, उसका सॉल्यूशन भी होगा। मैंने उसको बुलाया और उसके साथ क्या हुआ था देखें। उसके एक वीडियो था, क्लिप पोर्न साइट पर अपलोड कर दी थी, उसका मोबाइल नंबर लिख दिया था, अब उस पर लगातार कॉल्स आ रहे थे। ओके। मैंने उससे पूछा ये क्लिप क्या सही है? उसने बोला सही है। ये कौन है? उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो अब बाहर आए, स्टडी के लिए चला गया है बाहर, तो वो नहीं कर सकता ऐसा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले तुम्हें डर लग रहा है तो एप्लीकेशन लिखो क्राइम ब्रांच में। मेरा चेहरा लगाकर एक क्लिप पोर्न साइट पर लिखी है, उसको वायरल किया गया है। तो मैंने कहा सबसे पहले 50% तुम्हें इससे रिलैक्स मिलेगा, AI का यूज करते हुए, डीप न्यूड का यूज करते, डीप फेक का यूज करते हुए, और मेरा एक चेहरा लगाकर वो एडिट किए हुए उसको एक वीडियो पोर्न साइट पर अपलोड किया गया है, और इसको स्टेटस पर लगा लो अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक। तो आप कोई अगर देखेगा भी तो सबसे पहले तो कंफ्यूज होगा, ऐसे तो मेरा भी कोई चेहरा लगा सकता है। अपने कई पॉलिटिशियंस के कई ऐसे डीप AI के जरिए काफ़ी आते हैं। तो पहले तो तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। राइट। फिर मैंने वो पूछा तो उसने कि ये लड़का नहीं कर सकता। ठीक है। फिर 10 से 12 दिन बाद मैंने एक लड़के को उठाया, ये वही लड़का था जिसके बारे में उसने बोला था कि ये ऐसा नहीं कर सकता। ओके। द पॉइंट हियर इज दैट आप स्वयं के जीवन को देखें और पाएंगे कि 6th 7th रामू और श्यामू 6th 7th 8th में बहुत अच्छे दोस्त थे, 9th में दुश्मन हो गए। 11th तक उनकी ठीक थी, लेकिन कॉलेज आते आते दोनों के संबंध अच्छे ही रहे। और जब संबंध अच्छे नहीं होते तब क्या होता है, हम रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, डैमेज करने की कोशिश करते हैं किसी को। आज आप एक रिलेशन में हो, इमोशंस में हो, आप कैरिड अवे हो गए हो, कल को वो रिलेशंस जैसे ही थोड़ा सा डाउन होगा और चीज़ें बदलेंगी, पर तब तक आप अपना बहुत कुछ दे चुके हो। डिजिटल मीडिया में अपने कंडक्ट को डिसिप्लिन रखना आपका दायित्व है, वरना आप ट्रैप हो जाओगे। इसको ऐसे समझो, जीवन रूपी जो गाड़ी है उसको हम चलाते हैं, हम ड्राइवर हैं, लेकिन अगर आपके फोटो वीडियो किसी दूसरे के पास हुआ तो वो आपके जीवन का ड्राइवर हो जाएगा। वो आपकी गाड़ी को जहाँ ले जाना चाहेगा वहाँ ले जाएगा, आप क्लियर हो जाओगे। तो पॉइंट हियर इज दैट आपको पता नहीं है किस कैफ़े में आपका वीडियो बन रहा है, आपको पता नहीं है कहाँ आपका वीडियो बन रहा है, किसी पेन में, बटन में, हर जगह कैमरे हैं। यू आर अंडर सर्विलेंस। इस डिजिटल वर्ल्ड में यू आर अंडर सर्विलेंस। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करें। आप किसी रिलेशन में भी हैं तो हर रिलेशन की बाउंड्री तय करें, उसकी बाउंड्री तय करें, क्योंकि आज आप पॉजिटिव मोड में हैं, कल को कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, फिर जब आप डिफरेंस होते हैं तब वो लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। राइट। तो पहले अवॉइड करें, जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले जागरूक रहे। उसके बाद भी अगर डैमेज हो जाए तो फिर मिनिमाइज़ कैसे करना है, फिर मिनिमाइज़ करें उसको छुपाएं नहीं। छुपने से डैमेज और खतरनाक हो जाएगा, ब्लास्ट होगा। आप उसकी बिल्कुल रिपोर्ट करें। याद रखिए, ब्लैकमेल वही व्यक्ति होते हैं जो डरते हैं। ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना डरोगे वो उससे ज़्यादा डराता जाएगा। क्या कोई ऐसा डिजिटल अरेस्ट का कोई एक ऐसा है, सेक्सटोर्शन का कोई ऐसा, मुझे कोई विक्टिम बता दो, उसने सर बस 10,000 मांगे, फिर उसके बाद कभी नहीं मांगे। ऐसा कभी 10 मांगे, फिर 20 मांगे, फिर 100 मांगे, फिर अगर वो अरबपति है तो फिर 1 करोड़ मांगे, तो मांगता चला जाएगा। इसका अर्थ यह है, ब्लैकमेल करना सांप के फन की तरह, उसको वहीं कुचलना होगा उस ब्लैकमेलर को। इसलिए रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से ऊपर उठना चाहिए। वी हैव टू रिपोर्ट इट, वी हैव टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, केयरिंग इज शेयरिंग, रिपोर्ट करना चाहिए। सर, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट्स आपकी कुंडली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपके कर्मों की कुंडली है। बस ये मान के चले, आपने जो लिखा है वो मिटेगा नहीं, और जो मिटेगा नहीं, फिर आपने मीम्स बना रहे हैं, फिर आप किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं फेक प्रोफाइल से, फेक आईडी से, तो आप गलत सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं बचेंगे। ये फुटप्रिंट है, आप तक हम पहुंच जाएंगे।
आपको लगता है VPN का यूज करके आप बच जाएंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि VPN भी जानकारी देता है। तो सभी जगह आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, US में, UK में, लंदन में ब्लास्ट हुए थे। व्हाट्सअप तो एनक्रिप्टेड रहता है ना, कोई जानकारी नहीं देता व्हाट्सअप। लंदन में ब्लास्ट हुए थे, व्हाट्सअप से जानकारी मांगी, व्हाट्सअप ने बोल दिया हमें एनक्रिप्टेड है। उसके बाद नोटिस दे दिया उनको, लंदन ने, जैसा कि मैंने सुना है, नोटिस दे दिया कि आप व्हाट्सअप अब UK में बैन कर रहे हैं, बैन हो जाएगा। कहीं मैंने आर्टिकल पढ़ा था, ये बैन हो जाएगा तत्काल, रातों रात। 2 दिन बाद तो खबर आ गई कि वो आरोपी पकड़ लिए गए जी। तो नथिंग इज एनक्रिप्टेड, नथिंग इज एनक्रिप्टेड। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती हैं वो लीगली कुछ तो टैपी कर रही होती है ना, तो आप कहीं भी सेफ नहीं है। बेहतर ये है अपने कंडक्ट को डिसिप्लिन रखें। D फॉर डिजिटल मीडिया, D फॉर डिसिप्लिन और D फॉर डैमेज। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे डिजिटल मीडिया में तो आप डैमेज हो जाएंगे। राइट। डिजिटल मीडिया माइनस डिसिप्लिन इक्वल टू डैमेज, which may be up to death another day. Eventually, sir, I would like to ask some safety tips for decent citizens कि क्या क्या सेफ्टी टिप्स या सेफ्टी मेजर्स उनको फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 तो जीरो ट्रस्ट पॉलिसी होनी चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हम किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करें, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। नंबर 2, नेवर एक्सेप्ट एनी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। नंबर 3, नेवर रिसीव्ड एनी अननोन वीडियो कॉल। Number 4, never click on any unknown link. Number 5, never download any unknown APK file. Number 6, never download any app from unknown or unidentified sources such as instant loan app. सर आज हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए। आज हमने सिर्फ साइबर क्राइम के ऊपर नहीं, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया। और अगेन लास्ट टाइम की तरह ये बहुत अच्छा क्वालिटी वीडियो बनेगा हमारा। सो थैंक यू सो मच सर। आई वुड लाइक कि हम इस पे अगेन 3rd पार्ट और लेके आएँ, क्योंकि आपके साथ जितनी बात करें उतनी कम है, आपके पास जितने केस स्टडीज़ पे डिस्कस करें उतने कम है। आपके पास इतनी सारी स्टोरीज हैं, इतने अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका फील्ड में भी, साइबर क्राइम में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।